कनक और कुमुद नाश्ता कर रही होती है, तभी ओम शंकर भी आ जाता है। भाई सा आओ ना, आप ही नाश्ता कर लीजिए, कुमुद ओम शंकर से कहती। कनक ओम शंकर का नाम सुनते ही मुंह हेठती है। आया जल्लाद नाश्ता करने, कनक मुंह हेठती हुई मन ही मन कहने लगी। तभी ओम शंकर कनक को खाना ठूसते हुए देख कहता, कुमुद खाना बचा तो है ना? अगर नहीं बचा है तो मैं सामने वाली दुकान से नाश्ता मंगवा लेता हूँ। ओम शंकर कनक को टोंट देते हुए कहता है। तभी कुमुद ओम शंकर को नाश्ता देते हुए कहती, भाई सा नाश्ता तो बहुत है, आप खाओ ना आराम से, और भाभी सा आप ही आराम से खाओ। आज मानसा भी घर पर नहीं है तो आप निश्चिंत होकर नाश्ता कीजिए। कुमुद की बात सुनकर कनक खुश होते हुए कहती, क्या कह रही हो कुमुद? सच में आज नागिन, मेरा मतलब है कि काकी सा घर पर नहीं है। कनक तो खुशी से ही उछल पड़ती है। तभी ओम शंकर माधवी के बारे में कुमुद से पूछता है, काकी सा कहाँ गई है इतनी सुबह? वो दरअसल भाई सा मानसा गणगौर की पूजा की तैयारी करने के लिए मंदिर गई हुई है, कुमुद ने ओम शंकर से कहा। माधवी को हवेली से बाहर जाता हुआ सुनकर कनक मन ही मन खुश होते हुए कहती है, जहां भी जाए वो नागिन मुझे क्या, आज तो जमकर नाश्ता करूंगी। चल कनक टूट पड़ खाने में, आज तो मज ही मजा। तभी वो कुमुद से कहती, कुमुद मेरे लिए थोड़ा और 2 पराठे ले आओगी प्लीज? हाँ हाँ भाभी सा, ये भी कोई पूछने वाली बात है, अभी लाती हूँ। कुमुद पराठे लाने रसोई में जाती, तभी ओम शंकर उसे आवाज देता हुआ कहता, कुमुद अगर थोड़ा सा नाश्ता बचा हो मेरे लिए भी ले आना, मेरा तो थोड़े से में ही पेट भर जाएगा, बाकी का पता नहीं। ओम शंकर फिर कनक को टोंट मारते हुए कहने लगा। कनक भी ओम की बातों पर टेबल पर हाथ मारते हुए कहती, बाकी का पता नहीं से क्या मतलब? तुम मुझे बोल रहे हो ना, मुझसे ज्यादा तो तुम भूखट हो। कुमुद एक काम करो, चित्रा से कह दो अपने लिए नाश्ता निकाल कर रखे, आज हवेली में भूखड़ भेड़िया आ गया है सबका नाश्ता लूटने। क्या कहा तुमने मुझे भूखड़ भेड़िया? और तुम क्या हो भूखड़ शेरनी? ओम शंकर भी कनक को चिढ़ाने लगता। उन दोनों का झगड़ा देखकर कुमुद उन्हें शांत करवाती हुई कहती, अरे आप दोनों शांत हो जाओ, भाई सा भाभी सा मेरी बात सुनो। कुमुद तुम न अपने भेड़िए भाई सा को बोलो चुप होने। कनक भी लड़ते हुए कुमुद से कहती, अच्छा मैं कुमुद का भेड़िए भाई सा, और तुम भूखट शेरनी, इसे तो मैं अभी बताता हूँ। कहते हुए ओम शंकर भी कनक को दौड़ाने लगता। कनक भी ओम शंकर से बचते हुए भागती। कनक आगे आगे, ओम शंकर उसके पीछे जाता। कनक उसे उतना ही छिड़ाने लगती। पूरे हवेली में उन दोनों की हंसी की आवाज गूंजने लगती। ओम शंकर कनक को पकड़ने की कोशिश करता। कनक उतनी ही उसकी पकड़ से दूर भागती। आखिर में ओम शंकर कनक की कलाई पकड़ लेता हुआ उसे अपनी ओर खींच लेता। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। बाहर से आती हवाएं कनक के बाल ओम शंकर के चेहरे पर आ रहे थे। वो दोनों एक पल के लिए एक दूसरे में ही खो जाते हैं। दो प्यार के पंछी एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी एक सख्त आवाज आती, दोनों चौंक जाते। ओम शंकर माधवी जो मंदिर से आते ही उन दोनों को देख धमक पड़ती। क्या हो रहा है ये सब? हवेली का सामान इतना बिखरा पड़ा है, हम थोड़ी देर के लिए मंदिर क्या चले गए, पूरी हवेली तहस नहस कर रखा है तुम सब ने। माफ कीजिए मानसा, हम अभी साफ कर देते हैं। कहते हुए कुमुद सारा सामान साफ करने लगती है। ओम शंकर नजरें झुकाता हुआ बाहर जा रहा था। माधवी उसे रोकते हुए कहती, आजकल आपका ध्यान काम से ज्यादा बिंदनी पर लगा हुआ है ओम शंकर, अगर फुर्सत मिले तो बाहर का भी हाल जान लिया कीजिएगा। कुमुद के साथ साथ कनक भी सारा सामान समेट रही थी। तभी माधवी की बात कनक सुन लेती है। ओम शंकर माधवी बात सुनकर बाहर निकल जाता। यहाँ कनक भी अपने कमरे में चली जाती और बाकी का नाश्ता कमरे में ही करती हुई माधवी के बारे में भिन-भिनाने लगती। इस नागिन काकी सा की तो सबक सिखाना ही होगा। अच्छा खासा नाश्ता कर रही थी कि आकर टपक गई। वैसे टाइमिंग पर मैडम हाजिर होती हैं, आते ही नागिन की तरह डसने लगती। वो तो अच्छा हुआ मैंने छुपके से नाश्ता कमरे में लेकर आई, वरना नागिन का बस चलता तो। अरे यार कनक, उसका ही तो बस चलता है इस हवेली में। वो तो मुझे आज भी भूखा मारने की सोची होगी, पर आज तो उसका प्लेन फेल हो गया होगा। कहते हुए कनक आलू के पराठे दही के साथ मुंह पर भर लेती। तभी कुमुद उसके कमरे आकर उसे बिस्तर पर खाता हुआ देख कहती, ये क्या भाभी सा, आप यहाँ नाश्ता कर रही है कमरे में? कुमुद जल्दी से कमरा बंद कर देती। ओहो, अब इसमें ओवरएक्ट करने की क्या जरूरत, कौन सा मैं पेड़ पर चढ़कर खा रही हूँ? कनक खाते हुए कुमुद से कहने लगी, भाभी सा आप समझ नहीं रही, किसी ने देख लिया तो? अगर माँ सा ने ही देख लिया ना आपको कमरे में नाश्ता करते हुए, आप तो गई काम से। कुमुद दांत में उंगली डाले हुए कनक से कहती, तुम ना मुझे डराया मत करो और आराम से नाश्ता करने दो, जो भी आएगा देखा जाएगा। कहते हुए कनक आराम से नाश्ता करने लगती। तभी उसके कमरे पर कोई दस्तक देता। ठक ठक। वो दोनों ही चौंक जाते, कहीं माँ सा तो नहीं। कनक को कमरे में नाश्ता करते हुए देख कुमुद जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है।
क्योंकि उनकी हवेली में कमरे में खाना खाना सख्त मना था। लेकिन कनक पर इसका कोई असर नहीं होता। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता कुमुद तो डर से बर्फ की तरह जम गई थी। वो कनक से कहने लगी, भाभी साहब क्या करे, अगर माँ सा हुई तो वह पहले मेरी जान लेगी, फिर बाद में आपके साथ पता नहीं क्या करेगी। कुमुद कनक को कहती है कि तभी माधवी की बाहर से आवाज देती, बिंदनी सा सो गई क्या, दरवाजा खोलो। माधवी की आवाज सुनकर ही उन दोनों की सिट्टी पिटी गुल हो गई। वो दोनों क्या करे क्या न करे एक दूसरे का चेहरा देखने लगती। तभी कनक खाने की प्लेट बेड के नीचे रख देती और अपना मुंह साफ कर लेती। कुमुद दरवाजा खोलती, सामने माधवी का चेहरा गुस्से से देख कुमुद वही जम जाती। कब से आवाज लगा रही हूँ, बहरी हो गई तुम दोनों। माधवी दरवाजा खोलते ही कुमुद पर बरस पड़ती। तुम दोनों एक साथ क्या कर रही हो। माधवी कनक और कुमुद को एक साथ देख कहती, मानसा। कुमुद को हकलाते हुए देख कनक माधवी से कहने लगी, वो काकी सा क्या है न, कुमुद को मैंने ही बुलाया था, वो मेरी ओढ़नी ठीक करने के लिए। कनक झट से झूठ कह देती माधवी को, आप जहाँ रहो वहाँ सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है बिंदनी सा। माधवी तंज कसती हुई कनक से कहती, खैर मैं यहाँ किसी काम से आई थी। कल गणगौर से की पूजा है। कल के दिन सभी सुहागन बिंदनियां अपने बिंद के लिए व्रत रखती हैं और शाम की पूजा होने बाद ही अन्न जल ग्रहण करती है। माधवी पूजा के बारे में कनक को बताती, तो मुझे क्या करना होगा। कनक माधवी से कहती, आपको भी कल अपने बिंद के लिए व्रत रखना होगा। इतना तो आप कर ही सकती है अपने बिंद के लिए। वैसे तो आपको खुद पता होना चाहिए था इस व्रत के लिए, लेकिन हमारे ओम की किस्मत में आप जैसी नालायक बिंदनी ही लिखी थी, इसलिए हमें बताना पड़ा। कहते हुए माधवी वहां से चली गई और साथ में कुमुद को भी ले गई। कनक गुस्से से अपनी मुठिया भींच लेती हुई कहती, उद्धरण चिन्ह, ये नागिन समझती क्या है खुद को। मुझे नालायक कहा। आज तक माँ पापा यहाँ तक कि दादी माँ ने भी मुझे नालायक नहीं कहा, और ये कितने आराम से मैं नाश्ता कर रही थी, लेकिन नहीं, हजम नहीं हुई इस नागिन को मेरा खाना। आ गई धमकते हुए व्रत का ढोल बजाने। और मैं क्यों रखूं ये व्रत जब ये शादी ही मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, और एक खूनी के लिए उसकी जीवन रक्षा के लिए व्रत रखूं, जिसने मेरा जीवन ही तबाह कर दिया। नहीं कर सकती मैं। कनक ये खुद को समझा रही थी, लेकिन उसका मन ओम शंकर के लिए व्रत रखने की गवाही दे रहा था। पर इस बात को कनक मानने को तैयार नहीं थी। वो ओम शंकर को अभी भी एक खूनी के नजरिए से ही देख रही थी। वो सोचते हुए कमरे से बाहर जाती। हवेली के बाहर निकलती हुई वो गलियारों के पास से गुजरती। यहाँ ओम शंकर गांव के कुछ बूढ़े लोगों को कपड़े और पैसे दे रहा था। वो बुजुर्ग उसे आशीर्वाद दे रहे थे। तभी कुमुद वहां आ जाती और कनक से कहती, भाभी सा आप यहाँ क्या कर रही हो। कुमुद ये सब क्या है। कनक कुमुद से पूछती है, भाभी सा आज हमारी बड़ी मानसा यानी कि ओम भाई सा की मानसा का पुण्यतिथि है। आज के दिन भाई सा गांव वालों को कपड़े और पैसे दान किया करते हैं। पता है भाभी सा, भाई सा जब सिर्फ 12 साल के थे और उनकी माँ सा उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। फिर बड़े बाबा सा की ऐसी हालत हो गई, तब से भाई सा ने खुद को और इस हवेली को संभाला हुआ है। मैंने तो अपने पिता को देखा ही नहीं कभी। जब से होश संभाला है भाई सा को ही बाबा की तरह माना है। उन्होंने भी मुझे बाबा सा की कमी खलने नहीं दी। कुमुद ओम शंकर के बचपन की बातें कनक को कहती हैं। कुमुद तुम्हारे बाबा सा को क्या हुआ था जो इतनी जल्दी चल बसे। मेरा मतलब है कि उनकी तो शायद उम्र भी कम होगी। कनक कुमुद से कहती है, पता नहीं मुझे भाभी सा, लेकिन मैंने तो सिर्फ इतना ही सुना है कि बाबा सा को कोई बीमारी थी इसलिए वो न रहे। भाभी सा चलिए, सब आपको बुला रहे हैं कल के लिए नए कपड़े लिवाने। कहते हुए कुमुद चली जाती हैं। कनक ओम शंकर को ही देखती रही, जिसके चेहरे पर अपने माँ के न होने से उसके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी। वो कभी गांव के बच्चों साथ खेलने लग जाता। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा कनक आज पहली बार देख रही थी। इस इंसान को तो मैं समझ ही नहीं पाई। आज ये कुछ अगल है, और जो मैंने मेले में देखा था मेरे माँ पापा को खून करते हुए, तो वो सब क्या था। क्या मुझसे कोई गलतफहमी हो गई या बात कुछ और है। कनक के मन में सवाल घिर रहे थे। आखिर सच्चाई थी क्या, वो जानना चाहती थी। यहाँ आसपास की सभी औरतें गणगौर पूजा के लिए नए कपड़े चुनती हैं। उनमें से एक औरत कनक से कहती, अरे बिंदनी सा आओ ना, अपने लिए भी लहंगा चोली पसंद कर लो। जे तो थारा पहला गणगौर होवे है। कहते हैं पहला गणगौर में सारी रस्में अच्छी से हो जावेगी तो थारा थारी बिन से रिश्ता और भी अटूट हो जावेगी। बिंदनी सा के लिए रस्में पूरी करना मुश्किल होती है राधा, है ना बिंदनी सा। उस औरत की बात सुनकर माधवी तंज कसते हुए कनक से कहती, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं करूंगी सारी रस्में। बताओ आप क्या करना होगा। माधवी की बात पर कनक एक बार फिर उसे चैलेंज करती, सोच लो बिंदनी सा, इतना आसान भी न कोनी जे रस्में पूरी करना। कहते हुए सारी औरतें हंसने लगती। क्या है वो रस्म जिसे माधवी ने कनक को कहा करने। क्या कनक वो रस्म कर पाएगी।
अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।